आ जाना बेटा है। हेलो, so we are again together, okay? So in this topic has to be continued. मैं आपको कल करवा रही थी ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल के मैंने आपको 2 पार्ट्स कंप्लीट करवाए थे। कौन से 2 पार्ट्स कंप्लीट करवाए थे? एक सीरीज ग्रुपिंग करवाया था और एक पैरेलल ग्रुपिंग करवाया था। सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग को करवाने के बाद हमने ये देखा कि एक से हमको मैक्सिमम करंट मिल रहा है एक पर्टिकुलर कंडीशन में, दूसरे से हमको मैक्सिमम करंट मिल रहा है दूसरी पर्टिकुलर कंडीशन में, और दोनों ही कंडीशन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो रही थी। तो अब जब 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं हमारे पास कोई, और अगर हम उनको एक साथ जोड़ दें ना, अगर हम उनको एक साथ जोड़ दें तो हो सकता है कि हमको कुछ एडवांटेज अच्छा खासा मिलने लगे। हमेशा जो हमारी क्राइसिस को कवर करने की डिमांड है, उसके लिए हमें न्यू अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना ही होता है। आप ये देख रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है और बहुत सारी चीजें हैं जो इजी गोइंग नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए नए नए सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं, नए नए टेक्निक्स लगाई जा रही हैं। तो जब भी कुछ है हमको कुछ नया सीखने को तो मिलता ही है ना। उस चीज को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी मान के चलना चाहिए। इसके साथ ही हमारी जो नेचर है उसने जो प्योरिटी ली है वो काफी सेल्फ सस्टेन्ड नेचुरल रिसोर्स बन गई है, ठीक है ना। इट इज अ टाइम टू कोऑपरेट विथ एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। एक जनरल सा व्यू है जो मैं आपको देना चाह रही थी, क्योंकि लगातार हम इस कठिन परिस्थिति से जूझने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, ठीक है ना। फिर हम आगे चलें अब मिक्स्ड ग्रुपिंग में। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैंने थोड़ा सा ये आपको नोट कर दिया है, इजीली आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आपके वीडियो में बिल्कुल क्लियर आएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था। तो यहाँ मिक्स्ड ग्रुपिंग है और ये मैंने एक रो लिया है जिसमें n सेल्स मैंने जोड़े हैं, दूसरा रो लिया उसमें n सेल्स जोड़े हैं, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF सेम है, और इस तरह के मैंने m रोज बनाए हैं, हर रो में n सेल और इस तरह के m सेल्स। अब देखो, अब जब n वाला पार्ट चल रहा है तो हमारी सेल्स मिक्स सीरीज में आ गई, और इस तरह के अगर हमने m रोज तो ये सारे रोज पैरेलल में आ गए। एनी हाउ ईच रो का जो EMF है वो n ही हो जाएगा, हम निकाल चुके हैं। और टोटल EMF चूंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है और वो वेरी नहीं करता, तो टोटल EMF ऑफ m सच रोज भी हमारा Ne हो जाएगा। क्लियर है? अब हमने E निकाल लिया क्योंकि फाइनली पार्ट तो हमें I चाहिए और I वाला पार्ट ऐसा चाहिए E/R प्लस R। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि यही जनरल फॉर्मूले में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब हमें यहाँ पर E का कॉन्सेप्ट मिल गया है, R हमारे पास ये एक्सटर्नली जॉइंट है और हमें इस R की वैल्यू निकालना है। किस कंडीशन में निकालना है? इस मिक्स्ड ग्रुपिंग की कंडीशन में, ठीक है। उसको निकालने के लिए पहले हम हर एक रो का निकाल लेंगे। हर एक रो का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आएगा NR, आएगा ना, तो वो हमने NR निकाल लिया। अब इस तरह की जो NR रेजिस्टेंस वाली रोज थी वो कितनी थी? M। तो हम निकालेंगे अब नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल रोज, वो आ जाएगा 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR डैश डैश M टाइम्स, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 1/R डैश इक्वल्स टू M/NR हो जाएगा। लेकिन फाइनली चाहिए तो हमें R डैश की वैल्यू, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। जब हम नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन पे आते हैं, फाइनली हमको रेसिप्रोकल लेना होगा
और जब हमको रेसिप्रोकल लेना होगा तो R डैश बिकम्स NR अपॉन M। तो ये हमारा नेट रेसिस्टेंस आया है इंटरनली जो इन सेल्स के कारण डेवलप हुआ है। नाउ we will use this general formula I equals to E upon capital R plus small r. Capital R, it is the external resistance. Small r, it is the internal resistance of the cell. We will substitute the value. We will substitute the value I equals to NE upon R plus NR upon M. समझ आ रहा है ना आपको? देखिए कुछ नहीं किया है, टोटल EMF डाल दिया, टोटल नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस सर्किट का मैंने डाला है और उसके बाद मैंने एलसीएम लिया और हमारी I की वैल्यू ये बन के आ गई MNE अपॉन MR प्लस NR। आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो MN मल्टीप्लाई हुआ मतलब टोटल सेल का रेजिस्टेंस, टोटल सेल का EMF इंक्लूड हो चुका है। हम क्या कर रहे थे वहां पर, हम जब कह रहे थे सीरीज और पैरेलल में, तो एक सेल का या एन सेल का, एक सेल का या एन सेल का, हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी, हम टोटल ईएमएफ को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए यहाँ पर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NMER है। जितना ज्यादा ईएमएफ ऐड होगा उतना ही ज्यादा करंट हमको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी तो हमको मिल ही चुकी है, हमारा जो ईएमएफ है वो सारे सेल का ईएमएफ अब यहाँ इंक्लूड हो गया है, जो बहुत ज्यादा आवश्यक था। और उसके साथ जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ रहा है MR प्लस NR। अगर हम इसको मिनिमम कर सकते हैं तो कितना मिनिमम करोगे? 0। और अगर हम इसको 0 कर दें I हो जाएगा इंफिनिटी। अगर I हम इंफिनिटी ले भी लें, वैसे तो ये कंडीशन परसिस्ट नहीं करेगी, इन केस अगर हम ये I इक्वल्स टू 0 ले भी लें, किसी भी तरीके से अगर हम I इक्वल्स टू 0 ले लें, ये सॉरी MR प्लस NR इक्वल्स टू 0 ले भी लें, मैनेज कर लें, आइडल कंडीशंस डेवलप कर लें, तो अगर I इंफिनिटी हो गया तो जो हमारी डिवाइसेस हैं वो इतना करंट होल्ड नहीं कर सकती, दे विल गेट डैमेज्ड। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ जब भी हम कोई चीज करने जा रहे होते हैं हमको दोनों साइड्स ऑफ कॉइन देखना जरूरी है। फिर आगे चले हम, मैक्सिमम करंट हमारा I इंफिनिटी हो जाएगा और ये कंडीशन हमको चाहिए नहीं। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन बाय एनी मीन्स वी कैन मिनिमाइज दिस वैल्यू। MR प्लस NR की वैल्यू हम मिनिमम कर दें, मतलब जो डिनोमिनेटर पार्ट है इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू हम मिनिमम कर लें। कितनी मिनिमम हो सकती है और कैसे मिनिमम हो सकती है, कितनी मिनिमम हो सकती है और कैसे मिनिमम हो सकती है, इसके लिए हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। हमेशा जब कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो हमें बहुत सारी जो कंडीशंस हैं उनमें कुछ ना कुछ फेरबदल करके एडजस्टमेंट का सिनेरियो अप्लाई करना पड़ता है। वही हम यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, आप देखो, क्योंकि हमें चाहिए तो एडवांटेज ही, और हमें भी अपनी लाइफ में चाहिए एडवांटेज ही। फाइनली आप देखिए ये जो पार्ट था इसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, MR रूट होल स्क्वायर NR रूट होल स्क्वायर, ये तो ये बराबर आ गया, इसमें मैंने 2 अंडर रूट MR NR और -2 अंडर रूट MR NR, ये जो दो पार्ट हैं, एक बार मैंने इसी चीज को प्लस कर दिया, एक बार इसी चीज को माइनस कर दिया, मतलब आपस में इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। और मैंने यहाँ पर MR को अगर ऐसा लिखा अंडर रूट ऑफ MR का स्क्वायर, मतलब ये MR के बराबर ही आ रहा है। तो फाइनली हमने इतना सारा एडजस्टमेंट किया जरूर है, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, मतलब एडजस्टमेंट करें बट विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, विदाउट अफेक्टिंग द अदर कंडीशंस। तो हमने इसको जब करा थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लिया है, ये 2MN 2 अंडर रूट MR को इसके साथ ले आया और इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। जब ये वाला पार्ट आया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर।
So I have written under root of mr minus under root of nr whole square plus under root of mr minus under root of nr. ये चीज अब हमको मिल गई है इसकी जगह पर मिली. अब इस पूरे पोर्शन में क्योंकि यही पार्ट ज्यादा आ रहा है, जो स्क्वायर होगा वही पार्ट ज्यादा आएगा, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें अब इस वाले पोर्शन को जो स्क्वायर हो रहा है जिससे वैल्यू हमारी बढ़ सकती है उसको हम जीरो कर दें. तो हमने ये पार्ट जीरो कर दिया, ये बचा 2 अंडर रूट ऑफ mr अंडर रूट ऑफ nr. ऑलरेडी टर्म्स रूट में है तो वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई, मिनिमम हो गई या नहीं हो गई. तो हमारे पास ये पार्ट हमने जीरो कर दिया, तो हमारा जो करंट है वो इस फॉर्मेट में आ गया mne अपॉन अंडर रूट ऑफ mr अंडर रूट ऑफ nr. एंड इसको हम मान सकते हैं कि यही एक कंडीशन है जो मिक्स्ड ग्रुपिंग में हमको मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम करंट की तरफ ले जा सकती है, मैक्सिमम करंट की तरफ ले जा सकती है. ठीक है, ओके. तो हमने जब ये इक्वल करा तो हमको एक स्टेप और हम लिख देते हैं अंदर, हेंस अंडर रूट ऑफ mr माइनस अंडर रूट ऑफ nr इक्वेटेड टू 0 कैन बी अंडर रूट ऑफ mr इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ nr के टर्म्स में आ जाएगा. स्क्वायर रूट हम लेंगे तो mr, यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने स्क्वायर रूट आई हैव टेकन, स्क्वायर रूट लिया तो mr प्लस इक्वल्स टू nr आ गया, और यहां से हमने इस कैपिटल R की वैल्यू निकाल ली. कैपिटल R की वैल्यू निकालने का उद्देश्य क्या था? कैपिटल R की वैल्यू निकालने का उद्देश्य ये था कि इस पूरे सर्किट में हम किसी चीज को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, बट हम इस R को जो हमने एक्सटर्नली अपने तरफ से कनेक्ट किया है उसकी वैल्यू को हम मैनेज कर सकते हैं. कैसे मैनेज करेंगे? कंडीशन यहाँ आपके पास है, कंडीशन यहाँ आपके पास है कि अगर आपको इस ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट की जरूरत है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है जो हम एक्सटर्नली इस सर्किट में लगा रहे हैं उसकी वैल्यू n अपॉन m टाइम्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. अब इंटरनल रेजिस्टेंस हम नहीं बदल सकते क्योंकि हर सेल की वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. जब सेल बन जाता है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करने लगता है, हम उसे नहीं बदल सकते, हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन हम n बदल सकते हैं क्योंकि हमने सेल्स खुद कनेक्ट करी हैं. हम m बदल सकते हैं, रोज हमने खुद डेवलप करे हैं. अब ये सारी वैल्यू निकाल के जितना आंसर इसका आए उस हिसाब से हम यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपनी मर्जी से एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं, और जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमको इस पूरे सर्किट के सिनेरियो में मैक्सिमम करंट मिलने लगेगा. क्वेश्चन कैसे आ रहा है आपके दिमाग में? ये चीज अब चलेगी कि इतना सारा तो पढ़ा दिया मैडम ने, फिर क्वेश्चन कहाँ बना, इसका क्या उपयोगिता है, हमें क्या करना मैक्सिमम करंट से? हमें ही करना है इस मैक्सिमम करंट से सब कुछ. क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि हमको हमारी एनर्जी क्राइसिस का जो प्रॉब्लम है उसे शॉर्ट आउट करना है. उसको शॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कंक्लूजन डाला है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R शुड बी n अपॉन n टाइम्स ऑफ स्मॉल r. क्लियर? तो क्राइटेरिया क्वेश्चन जो इस पर बनेगा वो ऐसे बनेगा कि एक लैब टेक्नीशियन है और एक और एप्लीकेटिव अप्रोच है, यू आर अ लैब टेक्नीशियन और यू आर एन इंजीनियर, ओके, and you have given suppose 25 30 cells, or each cell, all cells are having identical resistance internal and identical EMF. How you will connect these cells, how you will connect these cells to get a maximum output.
to get a maximum current. अब आपके पास कितने रेसिस्टेंस है? 30 है ना। आप क्या करोगे यहाँ पर, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है 30 है, तो आप 6/5 भी कर सकते हो ना। 6R/5 करंट मैक्सिमम हो जाएगा, 10R/3 मैक्सिमम हो जाएगा। उसके लिए आपको एक अप्रोप्रिएट लेवल गिवन होगा, इतना करंट हमें चाहिए। उतने करंट के लिए आपके एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आप कैसे कनेक्ट करोगे? आपको एक फॉर्मेट आ गया, फिर वो बोलेंगे कि अगर हमें इतना करंट चाहिए तो आपके एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होना चाहिए? कितनी होना चाहिए? NR/M, मतलब 10R/3। एक कंडीशन वो आ रही है, एक कंडीशन आ रही है 6R/5, वो भी ले सकते हो आप। अगर आपको 30 रेसिस्टेंस दिए हैं तो ये जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन लेवल का है, मतलब ये जो डेरिवेशन एक्चुअली मैंने आपको समझाया है, ये डेरिवेशन तो खैर मुझे नहीं लगता कि आपको सॉल्व करने को आ जाए। आउट ऑफ 100 वी कैन हैव एटलीस्ट 10% चांसेस, लेकिन ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है, ये आपकी 1 मार्क क्वेश्चन है। क्राइटेरिया कंडीशन, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है। ओके, सर्किट बना के करंट का फॉर्मूला पूछ लेंगे, तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है आपको, लेकिन ये पूरा डेरिवेशन आज सच आपको सॉल्व करने को आएगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में 110% बोर्ड में आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि आप देखिए, जो हमारे 2 तरह के न्यूमेरिकल्स इसमें फंसते थे, सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग वाले, और इसके अलावा एक और कार्बन कलर कोड वाले, वो तो हट ही गया है पोर्शन। अगर वो हटा है तो उस सीरीज पैरेलल को उन्होंने हटाया जरूर है, पर आप इसको 10th में पढ़ चुके हो, आपको 10th का वो कॉन्सेप्ट कितना रिकॉल हो रहा है उसका पता लगाने के लिए ये ग्रुपिंग वो डाल देंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब इसको पढ़ रहे हो तो अब आप जब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करोगे, इतना इजी हो गया है न्यूमेरिकल आपके लिए, आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, वैल्यूज उसमें से देखना है और सीधा आंसर लिखना है। कॉन्सेप्चुअल भी आपके रीजनिंग जो क्वेश्चन है वो भी आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह के जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर इससे रिलेट होकर आ रहे हैं वो आपको कहीं कोई परेशानी में डालें। मैं कुछ और, वैसे हमारा ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम इतने दिनों से मैंने इसके 5 और 6 वीडियोस आई थिंक अपलोड किए हैं पूरे चैप्टर के, जिसको ये पूरा, और हिंदी मिक्स है ना, जिसको इसका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से करना है, अगर वो वीडियो को आप अपलोडेड वीडियो को पिछले जो मैंने डाले हैं उनको कंटिन्यूअसली एक बार टच करके देखेंगे तो श्योरली आपको किसी भी चीज का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। थ्योरेटिकल, रीजनिंग, कॉन्सेप्चुअल, सारा कुछ उसमें आपको क्लियर मिलेगा। बस टाइम देना है थोड़ा सा आपको, और समय के साथ साथ आपको थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करना है, ताकि जब आपको एग्जाम के लिए उसे पढ़ना है तो उस वीडियो पे दोबारा ना जाना पड़े। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। एनी हाउ ऐसा है कि आपको ये सारी चीजें बहुत इजी गोइंग मिल रही हैं, और मेरे हिसाब से आपको वीडियोस को एक बार तो जरूर देखना चाहिए। आपके लिए मैं बोल रही हूँ हाईली बेनिफिशियल पार्ट है वो। तो ये मैंने आपको करवा दिया, कुछ कॉन्सेप्चुअल और रीजनिंग क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि हम 100 न्यूमेरिकल्स करें। मैं समझ सकती हूँ न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि हंड्रेड्स ऑफ न्यूमेरिकल करने की जगह अगर हम एक ही न्यूमेरिकल को थरोली विथ कंसंट्रेशन सॉल्व कर लें तो हो सकता है उसी न्यूमेरिकल पर बेस होके हम बाकी के 10 न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट मैं आपको आज करवा रही हूं कि हमारे पास एक
करंट फ्लो हो रहा था सर्किट में, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज E था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स ने गेन करी वो Vd थी। इसके बाद उसमें R एक रेजिस्टेंस लगा था, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस वायर पर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे वो A था, लेंथ उसकी L थी। ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें गिवन है तो और आपको ईएमएफ भी मालूम है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस आप किसी भी टर्म्स में इसको ले सकते हैं, ये सब कुछ आपको मालूम था। ये एक क्वेश्चन का फॉर्मेट मैं इसलिए दे रही हूं क्योंकि आपके पास ये चार्ज है तो ये कूलम्ब में आएगा, ये मास है तो ये केजी में आएगा, ये एम्पियर में आएगा, ये मीटर पर सेकंड में आएगा, ये ओम्स में चलता है, ये एम्पियर में चलता है, ठीक है, ये मीटर में चलती है, सॉरी ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मिलीमीटर स्क्वायर है तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसको आपको 10 टू दी पावर -3 से के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके उसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, ये आइडिया आपको मालूम होना चाहिए। लेंथ आपकी मीटर है, ये आपका वोल्ट में है, ठीक। मैंने इसके यूनिट्स इसलिए लिखे हैं यहाँ पर ताकि अगर आप बाई चांस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है तो आप यूनिट को देख के ये समझ जाओगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, ये लेंथ दे रखी है, ये एमीटर करंट दे रखा है, ये चार्ज की वैल्यू दे रखी है। वैसे भी क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू नहीं गिवन होती क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लेके चलते हैं Q, इलेक्ट्रॉन का Q 1 × 10 टू दी पावर -19 होता है और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10 टू दी पावर -31 kg होता है। ये आपको याद रखना है, याद भी नहीं रखना है, आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है बोर्ड का उसमें फर्स्ट पेज पर ये सारे कॉन्स्टेंट्स लिखे होते हैं, इनको आपको याद नहीं करना होता है, मैंने आपको बता दिया। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन ऐसा है कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर allowed to gain drift velocity from initial velocity if electrons are allowed to gain drift velocity, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एडिशनल वेलोसिटी है और एडिशनल वेलोसिटी तभी मिलती है जब सर्किट कंप्लीट होता है। फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी, आपको मालूम है मैंने आपको जब ये डेरिवेशन करवाया था तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ रही थी। फॉर अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ, मतलब पूरा सर्किट स्विच्ड ऑन हो जाए तब, स्विच ऑन होगा तभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है और वो एडिशनल वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उनके पास ये वेलोसिटी नहीं होती, उनके पास इनिशियल वेलोसिटी होती है जो मैंने आपको बता दिया है 0 होती है। ये वेलोसिटी उनके पास होती है थर्मल एजिटेशन के कारण, लेकिन चूंकि उनके पास एक गाइडलाइन नहीं है, इधर उधर वो घूमते रहते हैं और अपनी सारी एनर्जी को वो खत्म कर देते हैं, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन को 0 से ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक की वेलोसिटी गेन करना है तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होना चाहिए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था। तो आप देखो हमारे पास करंट का फॉर्मूला है I = NAVDE। अगर आपके पास I नहीं दिया है तो V/R करके भी आप I निकाल सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, हम निकालेंगे VD = I/NAE, VD = I/NAD, ठीक है। ये जो है आपके पास
Vd इक्वल्स टू I अपॉन NaE। ये है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है। लेकिन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन इसमें से तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन का नंबर मैंने निकालना आपको सिखाया था, n इक्वल्स टू n इंटू a इंटू l। तो हम वो वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, I अपॉन NaE और यहाँ पर NaL। ऐसे करके हम एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे और उसके बाद आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी 1 अपॉन mvd स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आप जब ये निकाल रहे हैं तो n से n चला गया, a से a चला गया, बहुत सारी चीजें यहाँ कट गई आपकी, और फिर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी गेन्ड वाला प्रोसेस मिल गया है। मतलब जो इस कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो हो रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो हो रहे हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पाने के लिए, वो आपका न्यूमेरिकल यहाँ खत्म। आपको कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अभी भी आप देखो एक और क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। वो क्वेश्चन ये अगर इंक्लूडेड है कि अगर हमारा सर्किट I स्क्वायर R अपॉन पर सेकेंड के रूप में, I स्क्वायर R अपॉन पर सेकेंड के रूप में अगर एनर्जी लॉस करता है, अगर इसी सर्किट की एनर्जी लॉस जो है वो I स्क्वायर R अपॉन पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है, तो ये जो एनर्जी लॉस है इसको हम बोलते हैं ओमिक लॉस भी, क्योंकि ये ओम्स लॉ वाला सर्किट है। ये वाले जो सर्किट्स जो मैंने अभी आपको समझाए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जनरली ये ओमिक सर्किट्स होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। तो अगर ये ओमिक लॉस है तो अब हम इस ओमिक लॉस को निकालेंगे कैसे? I स्क्वायर R इंटू पर सेकेंड है, मतलब इतना लॉस हमारे पास हो रहा है अगर, तो मतलब हमने सर्किट चालू किया, सर्किट चालू करने में टाइम लगा, तो इतना टाइम भी ना लग जाए कि जो काइनेटिक एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन्स ने गेन करी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करने के पहले ही खत्म हो जाए ओमिक लॉस के कारण, क्योंकि हमारा जो ओमिक लॉस है वो I स्क्वायर R पर सेकेंड है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। तो अगर इस ओमिक लॉस के पहले अगर हमारा स्टूडेंट इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को गेन कर लेता है, इस काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को गेन कर लेता है, तो आपका सर्किट चलेगा, अदरवाइज सर्किट नहीं चलेगा। तो आपको निकालना है टाइम, और ये आपका आएगा जूल बाय सेकेंड में, हाँ जूल पर सेकेंड में चलेगा ये, ठीक है। तो टाइम आपके पास कितना आना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी गेन्ड अपॉन एनर्जी लॉस। आप डायमेंशनली भी इसको देखें तो ऊपर आ रहा है जूल, नीचे आ रहा है जूल पर सेकेंड, जूल से जूल कैसे, तो आपको टाइम का यूनिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो मतलब इतने पर्टिकुलर टाइम में हमारा स्टूडेंट को इस सर्किट को पूरा कनेक्ट करके ऑन कर देना जरूरी है, तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन ने गेन किया है, और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किया है तो सर्किट हमारा चालू हो जाएगा। लेकिन अगर इस टाइम इतना टाइम उसने लगा दिया कनेक्शन करने में और ऑन करने में, तो हमारा सर्किट अपनी एनर्जी लॉस कर चुका होगा ओमिक लॉस के कारण, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो होना बंद हो जाएंगे, सर्किट हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये तो मैंने आपको एक पूरा थ्योरेटिकल पार्ट करवा दिया है कि कैसे हम करंट से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे,
एक की निकालेंगे, फिर पूरे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। उस काइनेटिक एनर्जी को हम बोलेंगे टोटल एनर्जी gained by all the electrons which are flowing in the conductor। उसके बाद हम ओमिक लॉस का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ओमिक लॉस मतलब I²R/सेकेंड। इस हिसाब से हमारा एनर्जी जो है लॉस हो रही है। ये काइनेटिक एनर्जी गेन है और ये काइनेटिक एनर्जी लॉस है। तो कितने टाइम के बाद हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हमने गेन नहीं करी तो हमारा सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो उस टाइम को निकालने के लिए हमने फॉर्मेट लगाया है। अब वो क्या देंगे, एक क्राइटेरिया कंडीशन और दे देंगे। वो कह देंगे इतने टाइम स्टूडेंट को लगा, whether the circuit will be on or it will come, the flow of electrons will not take place, whether bulb will glow or bulb will not glow। ठीक है ना। तो अगर जो टाइम लिमिट आपको गिवन है और ये टाइम लिमिट बराबर आ जाए या कम आ जाए तो आप वो लिख दो कि हाँ सर्किट चालू रहेगा, बल्ब जल जाएगा। लेकिन अगर आपका ये टाइम गिवन टाइम लिमिट से ज्यादा आ जाए तो आप क्या बोलोगे, हमारा सर्किट ऑफ हो गया, हम इस कनेक्शन को पूरा नहीं कर पाए, इस वर्क को हम अकम्प्लिश नहीं कर पाए। आपके पास भी तो एक टारगेट है, इतने समय में आपको इतना सिलेबस खत्म करना है या नहीं करना। अगर हम उतने टाइम में उस सिलेबस को नहीं खत्म करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, वी आर फेल्ड। क्यों फेल हो जाएंगे, क्योंकि हम पेपर में कुछ नहीं लिख पाएंगे। यही चीज एक नॉन लिविंग थिंग्स भी फॉलो कर रही है। अपने आप को इस दुविधाजनक स्थिति जो कोविड की चल रही है इससे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए और एक टारगेट फिट करिए, एक गोल फिट करिए, उस पर आप फोकस करिए और विदाउट टाइम लैग व्हेन यू विल वर्क, तो ही आपका वर्क अकम्प्लिश होगा। अदरवाइज आफ्टरवर्ड्स यू विल से क्या सोचा था और क्या हो गया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ फिजिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट तो है, लाइफ में हर टेक्नोलॉजी को रिलेट करता है, प्लस हमारी लाइफ स्किल की टेक्नोलॉजी को भी रिलेट करता है। हम इस फिजिक्स को अगर पढ़ें, समझें, इंटरेस्ट अपने आप में डेवलप करें तो मुझे नहीं लगता आप टेक्नोलॉजी के साथ अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी सीख जाएंगे। आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ फॉलो करना शुरू कर देंगे। आई एम हैविंग दैट श्योरिटी विथ इट एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड टाइम, एंजॉय। और सबसे बड़ी चीज आपको अब करना है, फिजिक्स एंजॉय कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए और फिजिक्स एंजॉय कीजिए। जब आप इसे एंजॉय करने लगेंगे आपके लिए सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे।